हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज जो हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। और मैनेजमेंट के जो हमारे प्रिंसिपल्स की सीरीज चल रही है वो सीरीज है हमारी हेनरी फ्योल की, फादर ऑफ मैनेजमेंट जिनको बोला जाता है। हेनरी फ्योल के आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का डिस्कशन करने वाले हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों ही प्रिंसिपल्स का नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो हेनरी फ्योल का सेवंथ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं वो आ रहा है। सेवंथ प्रिंसिपल, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द रेम्यूनरेशन of employees means the remuneration for work done must be fair and reasonable। यानी इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, कोई एम्प्लॉय अगर आपके पास एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर वो आपके पास जॉब करने आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी से कम सैलरी देंगे। यानी आप उसको फेयर एंड रीजनेबल सैलरी ना दे करके उससे कम सैलरी आप उसको देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो मजबूरी में जब तक उसको दूसरी जगह जॉब नहीं मिल जाती उस टाइम तक वो आपकी कंपनी में आपके साथ बना रहेगा। आप उसकी ट्रेनिंग पे, आप उसके मेंटेनेंस पे आप खर्च करेंगे, लेकिन उसको जैसे ही ऑप्शन मिल जाएगा कि उसको किसी दूसरी कंपनी में उसको जॉब मिल गई और वहां से उसको पैसा अच्छा मिल रहा है आपके कंपैरिजन में, आप मान लीजिए उसको 20,000 रुपीज दे रहे हैं और दूसरी कंपनी उसको 30,000 उसी वर्क की दे रही है, तो जैसे ही उसको दूसरी कंपनी का ऑप्शन मिलेगा तो वो आपकी कंपनी को स्विच कर देगा, आपकी कंपनी को छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को भारी नुकसान हो जाता है। क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान होने के क्या कारण है? क्योंकि कंपनी ने 1 साल तक या 1.5 साल तक जब तक वो कंपनी के साथ बना रहा तब तक उसकी मेंटेनेंस पे, उसके ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो इस एक्सपेंस को रिकवर अभी आपने किया भी नहीं था, या आपके लिए और वो लंबे टाइम तक वर्क कर सकता था, लेकिन उसने आपकी जॉब छोड़ दी, आपके पास आपकी कंपनी को छोड़ दिया। और उसका रीजन क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ रीजन उसका रहा कि आपने उसको फेयर एंड रीजनेबल सैलरी प्रोवाइड नहीं की। अगर आप उसको देखिए, लास्ट नीचे जो आपकी स्क्रीन पे लाइन आ रही है उसमें क्या लिखा है, अगर आप उसको फेयर सैलरी देते, अगर आप उसको फेयर सैलरी देते तो वो इंस्पायर हो जाता, वो मोटिवेट हो जाता वर्क हार्ड करने के लिए। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो हार्ड वर्क करता, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट अभी करंट टाइम में अर्न कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी कंपनी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है ये कि वो अपने एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन, जो सैलरी दे, जो वेतन दे, वो फेयर एंड रीजनेबल हो, कि उसको बाकी कॉम्पिटिटिव जॉब्स में जितना पैसा मिल सकता है उतना ही पैसा आप भी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही हमारा ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का बताता है। सेवंथ प्रिंसिपल है, हमारी सीरीज चल रही है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे। तो देखिए अब क्या है एडवांटेजेस या फिर पॉजिटिव इफेक्ट। देखिए एक बार हम देख लेते हैं, अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इन दैट कंडीशन जो आपके एम्प्लॉयज हैं, यानी आप अपने इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि उस प्रिंसिपल में अपने एम्प्लॉयज को अच्छा रेम्यूनरेशन, फेयर एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय जो है वो हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन पे चला जाएगा, हार्ड वर्क करने के लिए वो मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी मेरे वेलफेयर के बारे में भी सोच रही है। तो इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल जो है वो काफी हाई हो जाता है। एंड
सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंप्रूवमेंट इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और जब उसका लेवल हाई हो जाएगा, जब वो हाई लेवल का मोटिवेट हो जाएगा, तो वो जितनी इच्छा से, जितनी ताकत से, जितनी पावर से पहले आपके लिए डिवोटेड था, कहीं ना कहीं वो आपके लिए और ज्यादा पावर से डिवोटेड हो जाएगा। उसकी कमिटमेंट में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं हमारे हेनरी फ्योल के फेयर रेम्यूनरेशन के प्रिंसिपल के। इसका जस्ट रिवर्स, अगर जैसे कि हमने पहले कहानी में डिस्कस किया, अपने डिस्कशन में बात की कि अगर आपकी कंपनी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है तो क्या होने वाला है। इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज में मोटिवेशन कम देखने को मिलेगा। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो लैक ऑफ मोटिवेशन को फेस करेंगे और कहीं ना कहीं वो जॉब को छोड़ के जाने लगेंगे। और जॉब को छोड़ के जाने का मतलब क्या है, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, अपने लेबर्स पे खर्चा करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे, उनको सिखाने पे, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे। और उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी जॉब को छोड़ के चला जाएगा। तो इसका क्या कंसिक्वेंस आएगा कि आपको अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं मोटिवेट करके रखना पड़ता है, रखना चाहिए, और इसलिए भी रखना चाहिए कि वो आपके कंपनी के लिए मोटिवेटेड रहे, कमिटेड रहे और पूरा पावर लगा के, पूरी इच्छा से वो वर्क कर सके। तो ये हमारा प्रिंसिपल था रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज का। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 8, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं। ये 14 प्रिंसिपल किसके हैं, हेनरी फ्योल के हैं, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। इन चीजों को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि ये फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल। इसका आंसर आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स कितने दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उस सीरीज में आज हम 8th प्रिंसिपल का आप डिस्कशन करेंगे। देखिए जो प्रिंसिपल है इसका नाम क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सारी फोर्सेस को, सारे पावर्स को, सारी अथॉरिटी को टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जब हम रख देते हैं तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो है सेंट्रलाइजेशन। जैसे कि आपकी लेफ्ट साइड में एरो भी बन रहा है, देखिए यहां आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट में आपको सेंट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है। सारी की सारी पावर आपने, सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कंसंट्रेट कर दी। कहीं ना कहीं आपने सारी पावर जो है वहीं पे रोक के रख दी और सारे डिसीजन, सारी चीजों का जो डिसीजन है वो टॉप लेवल अथॉरिटी ही ले रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले रही है। इसका जस्ट रिवर्स जब हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम के बारे में, तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इसका जस्ट रिवर्स है, मींस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। लोअर लेवल पे आप अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देते हैं, बांट देते हैं, जिसकी वजह से कुछ मेन पावर्स तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रह जाती है, जबकि आप जो रिमेनिंग पावर्स होती हैं या जो डेली यूज की पावर्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं आप अपनी लोअर अथॉरिटी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखी आ रही है, अटमोस्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड। यानी इसमें ये बताया गया है कि आप अगर सारी पावर, हर चीज की पावर टॉप अथॉरिटी के पास रहेगी तो डिसीजंस में डिले होगा, एक तरीके से ऑटोक्रेसी आएगी, एक तंत्र वहां पे आ जाएगा। बिल्कुल भी डेमोक्रेसी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन, फुल्ली सेंट्रलाइजेशन या फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही खराब है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए फुल्ली सेंट्रलाइजेशन एंड फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जो सक्सेसफुल है, सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएगी। आपको चाहिए कि आप इन दोनों के बीच में बैलेंसेस बना के चलें, यानी कुछ ऐसे डिसीजंस रखें जिन डिसीजंस को हमें टॉप लेवल अथॉरिटीज के पास ही रखना है, यानी कुछ डिसीजंस के लिए, कुछ पावर्स के लिए आप सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल यूज करें और कुछ डिसीजंस को आप डिसेंट्रलाइज कर दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी होल ऑर्गेनाइजेशन का सफर जिससे नहीं होता, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिससे ऐसा नहीं है कि अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो हैम्पर कर जाएगी। यानी डेली के जो डिसीजन है उनको आप डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, लोअर अथॉरिटी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, इन दोनों के मिक्सचर को यूज करना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना चाहिए,
तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। यहां तक की बात अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। अपने जो डाउट हो या फिर आप जो महसूस कर रहे हैं इस वीडियो को देख के, वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए, नेक्स्ट जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आ रही है वो है पॉजिटिव एंड एडवांटेज, पॉजिटिव इफेक्ट एंड एडवांटेजेस। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। तो इससे हमने डेली अथॉरिटीज को या डेली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन दैट कंडीशन जो आपका डिसीजन आएगा वो क्विक आएगा, बहुत जल्दी आपका डिसीजन आने लगेंगे। अगर हम हर वर्क के लिए, हर डिसीजन के लिए टॉप लेवल अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं क्या होने लगेगा, उस कंडीशन में आपके जो डिसीजन है वो डिले होने लगेंगे, क्योंकि आपको उनकी सहमति की जरूरत होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा आपके पास अवेलेबल हो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड बात क्या आ रही है, सेकंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा, जब आपने टॉप लेवल अथॉरिटीज के कुछ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी उनकी अथॉरिटी को बांट दिया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्रीज हो गई तो हम कह सकते हैं कि आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स का डिक्रीज कर दिया। कहीं ना कहीं आपने सुपीरियर्स का वर्कलोड जो है वो आपने डिक्रीज कर दिया। तो ये दोनों पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे या एडवांटेजेस इस प्रिंसिपल के होते हैं। हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को। अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन। अगर आपने सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जो है एक ही पर्सन को, एक ही टॉप अथॉरिटी के पास सेंट्रलाइज कर दी पावर, अगर आपने टॉप अथॉरिटीज के पास सेंट्रलाइज कर दी तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं, जिसका जो जिसमें क्या होगा कि ऑटोक्रेसी हो जाएगी डिसीजंस में। हर चीज का डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेने लगेगी और लोअर लेवल या मिडल लेवल या फिर बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनी में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या आ रहा है, डिक्रीज इन एनकरेजमेंट। जब आपको कोई भी टॉप लेवल अथॉरिटी किसी काम के लिए कहती है तो आप एनकरेज होते हैं कि टॉप लेवल अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फेथ किया है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो हम उस काम को करते हुए बहुत ज्यादा एनकरेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स, जब आपको कोई वर्क मिलना बंद हो जाए या आपको कंपनी से जो हायर अथॉरिटी है वो सारा का सारा वर्क अपने पास रोक के रखे, अपने आप सारे डिसीजंस लेने लगे, तो आपको जो एनकरेजमेंट मिल सकती थी वो एनकरेजमेंट आपकी डिस्करेजमेंट में बदल जाएगी। आप हतोत्साहित हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ये जो परिणाम आएंगे, ये जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे, ये इस प्रिंसिपल को वायलेट होने से आएंगे कि आपके एम्प्लॉयज, कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं, जो लोअर अथॉरिटीज हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगी, यानी उनकी एनकरेजमेंट में डिक्रीमेंट आ जाएगा, वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, उनको लगेगा कि कंपनी हमारे ऊपर जो है वो फेथ करना नहीं चाहती। तो ये आज का हमारा जो डिस्कशन था, आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने दो प्रिंसिपल को डिस्कस किया, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपका सब्सक्रिप्शन होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वीडियो में आपको पॉइंट्स ऐसे बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।